नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं अदिति नागर। दरअसल देखिए, जब अगर कहीं पर कुछ अच्छा काम हो रहा हो तो उसकी चर्चा करना जरूरी है हर लिहाज से कि क्या ये अच्छा काम केवल दिखावे के लिए हो रहा है। तो ऐसे में विजय थलापति जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, बड़े स्टार रह चुके हैं तमिलनाडु के, वो मुख्यमंत्री बने उनको केवल 2 महीने हुए हैं, लगभग पौने 2 महीने, और रिपोर्ट्स आनी शुरू हुई हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि वो रिपोर्ट्स में तारीफ आ रही है। बहुत लंबी फहरिस्त है वो क्या कुछ कर रहे हैं। तो आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं हम उनसे चर्चा करेंगे, लेकिन सवाल क्या होंगे। मेरे पास आप लोगों के सवाल आए जिसमें सबसे मुख्य बात थी कि क्या ये अरविंद केजरीवाल 2.0 तो नहीं है। दूसरी बात ये थी कि वो तमिलनाडु जहां पर द्रविड़ वर्सेस द्रविड़ की पॉलिटिक्स रही, जाति की पॉलिटिक्स रही, जहां पर फ्रीबीज की पॉलिटिक्स रही, वहां पर विकास की पॉलिटिक्स कब तक टिकेगी। और एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि केवल पौने 2 महीने में सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चल रहा है कि उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए। जनता के बीच ये किस तरीके का डेस्परेशन है। इन तमाम सवालों के जवाब आज मैं अपने एक्सपर्ट से लूंगी, लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि मेरे व्यूवर्स इतने जागरूक हैं कि वो बहुत सारे सवालों का जवाब चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं। इसलिए आज हम विजय थलापति के पीछे की आइडियोलॉजी, वो आगे कहां तक सोच रहे हैं, ये काम कितना संभव है, केवल दिखाने का है या धरातल पे है, उन तमाम सवालों के जवाब मैं आपको आज देने वाली हूं। और मेरे साथ प्रेम कुमार जी, सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपसे समझेंगे कि ये जो अरविंद केजरीवाल 2.0 वाला जो उन पे तमका लग रहा है वो कितना सही है। उसके अलावा मेरे साथ राहुल लाल जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर कुमार रामकृष्ण है, प्रोफेसर DU, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रेम कुमार जी, जैसा मैंने कहा, विजय थलापति को लेकर तमाम रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसमें करप्शन, तमाम बातें आ रही हैं। उनको सडनली नरेंद्र मोदी से कंपेयर किया जा रहा है। ये किस तरह की सोच है सर। पौने 2 महीने हुए नहीं, क्या लोगों के अंदर किसी चीज की उम्मीद है, इंतजार है कि वो सडनली कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा। देखिए अदिति जी, अभी जो माहौल है जनता की ओर से, वो यही माहौल है जिस माहौल में उन्होंने विजय थलापति को चुना है, उम्मीद के साथ, और उम्मीद ख़त्म नहीं हुई है। और जो पॉपुलैरिटी वाला जो स्लोगन होता है उससे अभी जुड़े हुए हैं विजय थलापति। और आप चर्चा में कह रही थी कि ये अरविंद केजरीवाल 2, तो हमें लगता है अरविंद केजरीवाल 2 होना कोई उनके लिए प्रतिष्ठा की बात नहीं होगी। अरविंद केजरीवाल से बहुत सारे क्वेश्चंस भी होते हैं। तो अब वो अपने किस्म की चीज़, अपनी पर्सनालिटी अपने काम से डेवलप करें। लेकिन मैं लोगों को डर इस बात का है कि कहीं वो अरविंद केजरीवाल 2.0 ना बन जाए, वो वास्तव में जो विजय थलापति दिख रहे हैं वही रहे। मुझे लगता है कि जनता अगर जितनी अपेक्षा रखती है वो अपेक्षाएं पूरी हुई तो वो एक नए किस्म से उनका अभ्युदय होगा। लेकिन मेरा क्रिटिकल एंगल ये है कि जैसे रिश्वत को लेकर के वो कहते हैं कि रिश्वत नहीं देना है, बोलिए कि मेरे बेटे की सरकार है, मेरे भाई की सरकार है, मेरी सरकार है, हम रिश्वत नहीं देंगे। तो इसको हम क्रिटिकल एंगल से ऐसे देखते हैं कि आप ओनस रिश्वत देने वालों पर डाल रहे हैं। रिश्वत लेने वाला तो ऐसा माहौल बनाता है कि रिश्वत देने के लिए आदमी विवश हो जाता है, उसका काम ही नहीं होता है। रिश्वत देता है तो काम होता है। तो ये जो है ना, पॉपुलैरिटी के लिए तो बहुत अच्छा है कि मैं आपके बेटे की सरकार है, आपके भाई की सरकार है, लेकिन प्रैक्टिकली ये आप ओनस जनता पर जब जब डाला जाता है उसके नतीजे अच्छे नहीं निकलते हैं। आपको रिश्वत लेने वालों के खिलाफ एक्शन दिखा करके रिश्वत खत्म करना है, ना कि रिश्वत मत दो बोल करके एक्शन करना है। डॉक्टर रामकृष्ण जी, मैं कुछ डेटा लेकर आई हूँ। जैसा सर ने कहा कि ओनस रिश्वत लेने वालों पे नहीं, ऐसा नहीं हुआ। IAS IPS अधिकारियों की एक बैठक बुलाई गई और उसमें ये कहा गया कि अगर कोई आपके पास काम लेकर आता है और अगर वो काम पूरा नहीं होता है और मुझे लगता है कि वो काम हो सकता था, तो आपकी कुर्सी जाएगी। कुछ लोगों को बुलाकर ये कहा कि आप मुझे इस ऑफिशियल नंबर पे कॉल करें और अगर आपने कॉल किया और शिकायत दर्ज कराई तो 1 लाख रुपए लें। और अब ये सिर्फ शुरुआत हुई है, 1 लाख रुपए लें। और अगर मुझे पता लग गया कि रिश्वत मांगी गई है, और उसी कड़ी में सर जितने ठेकेदार थे, ये मैं ग्राउंड रिपोर्ट बात करके आई हूँ तमिलनाडु के सीनियर जर्नलिस्ट और वहाँ के जो ऑफिशियल लोगों से, उन्होंने कहा कि भाई जो ठेकेदार 30-40 का कट लेते थे, कटमनी की सरकार, वो साहब लेना बंद कर दिया उन्होंने।
वजह यह है कि आगे कोई मांग नहीं रहा। अब उनका इशारा था कि आगे पॉलिटिकल लोग नहीं मांग रहे। मैं आपसे समझना चाहती हूं, चाहे ये शुरुआत है, अच्छी नहीं है। देखिए, डेमोक्रेसी की एक सबसे खूबसूरती होती है कि डेमोक्रेसी में लोग एक रास्ता निकाल लेते हैं। आम आदमी को या आम नेता को तो ये लगता है कि मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है डेमोक्रेसी में, और जाएंगे लोग कहाँ, वोट मुझे देंगे ही देंगे। और एक ज़माना था कि बोला जाता था कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। आपको याद होगा वो इंदिरा गांधी जो 71 में बांग्लादेश बंटवाई, 74 में पोखरण विस्फोट की, 75 तक ख़त्म हो गई, 77 में उनकी सरकार चली गई। ये आपको हम इसलिए बता रहे हैं कि आप इसको रिवर्स में आप तमिलनाडु में देखिए। आप तमिलनाडु में जो द्रविड़ीय पॉलिटिक्स है उससे कोई भी नेता बाहर निकलने के लिए हिम्मत नहीं कर सका। एआईडीएमके हो, डीएमके हो, दोनों अन्ना दुरई के ही विचारधारा से निकला हुआ पार्टी था। और अब तक आप देखेंगे पिछला 30-35 साल से एमजी रामचंद्रन से लेकर अब तक वही विचारधारा चल रही थी द्रविड़ीय पॉलिटिक्स का। थलापति विजय जो इलेक्शन जब जीत करके जो आए हैं, तब इनका आप देखेंगे कि ये द्रविड़ीय पॉलिटिक्स से थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हट कर करके है। पूरे इलेक्शन का आप देख लीजिए। और आपको हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, ना तो कांग्रेस पार्टी, ना तो बीजेपी, ना तो डीएमके और ना तो एआईडीएमके, चारों पार्टी एक भी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया, सिंगल ब्राह्मण को। इसलिए कि माना जाता था कि ब्राह्मण को अगर टिकट देंगे तो मेरा कैंडिडेट हार जाएगा और फिर अपर कास्ट का कहीं लेबल न लग जाए। कोई भी पार्टी नहीं दिया। देखिए, बड़ा बड़ा पार्टी भी नहीं दिया। थलापति विजय को देखिए, 3 ब्राह्मणों को टिकट दिया और 3 में से 2 ब्राह्मण जीत करके आए। ये डेटा को एक आपको दे रहे हैं। ये बता रहे थलापति का सोच क्या है। उसका सोच कहीं ना कहीं एक द्रविड़ीय पॉलिटिक्स से थोड़ा सा हट करके, जबकि जयललिता खुद ब्राह्मण थी, लंबे समय तक चीफ मिनिस्टर रही, पॉपुलर चीफ मिनिस्टर रही, ठीक है। तो थलापति इन सब चीज को हटा, और भी फिल्म स्टार लोग थे तमिलनाडु में जिन्होंने कोशिश की थी कि हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी बना लें, इलेक्शन लड़े, लेकिन सब फेल हो गया। लेकिन थलापति विजय आया, स्ट्रेटेजिकली आए, वो तरीके से आए, 10 तरीके साल से तैयारी करके आए, तैयारी करके आया और लोगों ने उसको अंडर एस्टिमेट किया। नहीं, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही, 25 साल से नेशनल एंथम नहीं होता था, उसको रिस्टोर कराया गया। अब थलापति विजय क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, मंदिर जा रहे हैं और 90% हिंदू माना जाता है तमिलनाडु में। सही बात तो है। ये जो चेंज ऑफ पॉलिटिक्स है, मैं आपसे समझना चाहूंगी क्या है कि जब भी कोई अच्छा काम करता है या नहीं करता, जो भी है, बीजेपी से कंपेयर होता है जाहिर तौर पे। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आई है जिसको हम अक्सर ये बात करते हैं, आप तीनों अग्री करेंगे कि अगर सरकारी स्कूलों में सरकार के बच्चे पढ़ने लगे सरकारी नेताओं के, तो उसकी हालत सुधर जाएगी। अब विजय थलापति ने कहा कि सरकारी स्कूल में मेरे बच्चे जाएंगे, उनके एक एमएलए ने भर्ती भी करा दिए और अब ये चेंज शुरू हुआ। ये चेंज शायद बहुत अवेटेड था, कब तक होता है, कितना बढ़ता है, ये बात अलग है। और दूसरा, आईडी कार्ड पे आपकी जाति नहीं लिखी होगी, कास्ट सिस्टम ही नहीं है, आप वो भेदभाव ही नहीं है। तो अब ये प्रेशर नहीं होगा कि दूसरे स्कूलों में भी ऐसा हो? देखिए, इस परिस्थिति को हम लोग को देखना पड़ेगा कि एक तो तमिलनाडु में चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ पे द्रविड़ पॉलिटिक्स जो है वो 59 सालों के बाद, 1967 के बाद एक तरह से फ्रेश एक अलग किस्म की राजनीति वहाँ पे चल रही है। तो और वो उन्होंने जो दावे किए, देखिए मई में शपथ ग्रहण हुआ है, अब हम लोग अभी बात कर रहे हैं जुलाई में, तो मुश्किल से 1.25 महीने के आसपास हुए हैं। इस पीरियड में उनके कई सारी चीज़ें दिख रही हैं कि ज़मीन पे उनका एक एक्शन नज़र आ रहा है। और उसी बीच में केंद्र में भी एक सरकार है। जैसे आपने कहा ना कि लोगों में ऐसा है कि लोग उनको क्यों प्रधानमंत्री के रूप में चाह रहे हैं, भाई केंद्र में भी एक सरकार है, 2014 से सरकार है, 12 वर्षों की सरकार है। वहाँ पे लोग देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो है कि एक मंदिर के शिलान्यास में भी जाता है, मंदिर के तमाम प्रकार की चीज़ों में जाते हैं, और उस मंदिर में भी भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। राम मंदिर के मामले में जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है बीजेपी का, वहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं रुक रहा है। ये यहाँ पे अपने स्तर पे प्रयास कर रहे हैं। उसका परिणाम क्या होगा हम लोगों को नहीं पता, लेकिन जिस प्रकार से हम लोग बातचीत करते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में भारत में जो है कि वो अभी हम लोग नीति आयोग की रिपोर्ट देख रहे थे कि वो किस प्रकार से सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। 10 साल में 90,000 स्कूल बंद हो गए। 90,000 स्कूल बंद हुए। 1 लाख स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे एक ही टीचर है। तो नेशनल स्तर पे तो स्कूलों की ये दुर्दशा की स्थिति है। उसमें भी अधिकांश बीजेपी शासित राज्यों में हम लोग देख रहे हैं, डबल इंजन वाले जगहों में बीजेपी की स्थितियां बनी हुई हैं और वहाँ पे वो इस प्रकार के काम कर रहे हैं। तो इसलिए लोगों को अपेक्षा ये लग रही है कि ये मुख्यमंत्री के रूप में ही क्यों आए, ये हमें प्रधानमंत्री के रूप में क्यों नहीं दिख रहे हैं। तो ये अपेक्षाएं स्वाभाविक है। लेकिन जो एक तुलना मैं कहूँगा कि देखिए, अरविंद केजरीवाल जी से अभी उनकी तुलना करना, वो तो खुद भी नहीं चाहेंगे कि उनकी तुलना की जाए,
क्योंकि एक आंदोलन उन्होंने किया, दिल्ली में एक सर, आंदोलन आप हुआ। सोचिए लोगों के मन में कितना डर बैठ गया है कि मुफ्त 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 या अच्छे अच्छे बनकर ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा अब शराब घोटाला ही कर डाले कोई। डर की बात है ना लोगों के मन में। बिल्कुल डर है। देखिए केजरीवाल जी जिस प्रकार से वादा किया था, तमाम प्रकार के चीज़ किए थे। हम लोगों ने जंतर मंतर का आंदोलन, वो रामलीला मैदान का आंदोलन, तमाम आंदोलनों को देखा, वहाँ से निकले, वहाँ से क्या तमाम प्रकार के वादे किए गए, वो चीज़। जबकि उनकी देखिए वहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वो जो एक स्टारडम वाली जो स्थिति होती है, जो कि तमिलनाडु के पॉलिटिकल कल्चर में हम लोगों ने पहले भी देखा है। अच्छा, हमने सरकारी स्कूलों की बात करी, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम पे करना चाहती हूँ। ये बेसिक सवाल आज इसलिए ज़रूरी है पूछने क्योंकि लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि सोनम वांगचुक भूखे बैठे हुए हैं, क्योंकि उनसे कोई बात नहीं करने आया। मैं ये कहना चाह रही हूँ, उसमें इसरो के जो अन्नादुराई हैं, साइंटिस्ट हैं, उनको एजुकेशन सिस्टम के लिए उन्होंने रखा है कि आप वापस से पॉलिसी को बनाइए। एक तरफ ये कहा जा रहा है प्रेम कुमार जी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, इतने सारे वो हो गए उनके रहते हुए। दूसरी तरफ ये है कि उससे कोई बदलेगा नहीं। सोनम वांगचुक के एक इंटरव्यू में देख रही थी कि उन्होंने कहा बदलेगा नहीं, शुरुआत हो जाएगी। दूसरी तरफ आप इसरो के साइंटिस्ट को बुलाकर उनको एजुकेशन, ये कंपैरिजन फिर बहुत एक्सटेंसिव रूप में होगा, क्योंकि एक तरफ तो आप एजुकेशन मिनिस्टर को इसलिए नहीं हटा रहे, इतना प्रोटेस्ट हो रहा है। मतलब ये ओवरऑल सिनेरियो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है और हमारी ज़रूरतें कुछ और हैं। देखिए, आंदोलन और एजुकेशन मिनिस्टर को जिम्मेदार ठहराना कि सिस्टम के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाए, और राज्य स्तर पर एजुकेशन की सोच, क्योंकि एजुकेशन समवर्ती सूची में है, कॉन्करेंट में है, तो दोनों ही की पॉलिसी चलती है। तो यहाँ हम मिक्स करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी कि सोनम वांगचुक का थॉट लेंगे तो हम भी कंफ्यूज हो जाएंगे। सोनम वांगचुक किस लिए अनशन कर रही हैं, क्या चाहते हैं, ये अभी तक नहीं स्पष्ट हो सका है। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ही हो जाएगा तो क्या मिलने वाला है? क्या एजुकेशन के क्षेत्र में हम बड़ी क्रांति करना चाहते हैं तो वो एक अलग सिस्टम है, एक अलग बात है। तो मगर ओवरऑल हम देखें तो तमिलनाडु से में जो आपने उदाहरण दिया, वो वहाँ एक जेस्चर दिखाता है कि हम बदलाव लाना चाहते हैं। एजुकेशन का भी फील्ड उसमें शामिल है और हर क्षेत्र में वो बदलाव की तत्परता दिखाती है। और यहीं पर हम प्रधानमंत्री वाली बात को जोड़ें कि वहाँ के लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बन जाए, तो इसका एक मतलब ये है कि चूँकि दक्षिण के क्षेत्र में नरेंद्र मोदी जी उतने पॉपुलर नहीं हैं, पॉपुलैरिटी का जो भी पैमाना रहा जितना कि उत्तर में है। इतने बड़े हिंदू हैं, हिंदू पॉलिटिक्स से तो होती है देश में। मैं तथ्यात्मक बात कर रहा हूँ। जब भी पॉपुलैरिटी का ग्राफ आया है तो दक्षिण में, इवन तमिलनाडु में राहुल गांधी ज़्यादा पॉपुलर रहे हैं, जो भी सर्वे आया है उसमें नरेंद्र मोदी की तुलना में। तो केरल में या दक्षिण के राज्यों में नरेंद्र मोदी की वो पॉपुलैरिटी नहीं है। वही तो मैं समझना चाहती हूँ, वही मैं समझना चाहती हूँ आपसे। आपने एक बात का उल्लेख किया कि भाई ऐसा क्यों है जब 90% हिंदू हैं, देश का हिंदू दे रहा है ना मोदी जी को वोट। लेकिन इसी बात को समझिए कि तमिलनाडु में आपके ही प्रश्न का उत्तर है कि ये बताया जाता था कि डीएमके की सरकार सनातन विरोधी है, वो ये कहती है, वो कहती है उसके नेता। लेकिन जो चुनाव परिणाम आए तो नॉन सनातनी, नॉन हिंदू को जनता ने चुना, यानी हिंदुत्व उन जनता की प्रायोरिटी में नहीं था। यानी वो स्लोगन, ये हिंदी बेल्ट का थोपा गया एक नैरेटिव था हिंदी मीडिया का कि वहाँ सनातन ही सबसे बड़ा मुद्दा है। सनातन मुद्दा ही नहीं था। हम लोगों के देखने का नजरिया है कि दक्षिण को भी हम उसी नजरिए से देखते हैं। दक्षिण और उत्तर में बहुत फर्क है, ये बात समझनी होगी। इसीलिए वहां पर चूंकि बहुत अच्छे सीएम है, नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी नहीं है, तो प्रधानमंत्री की जगह उनको देख, तो मोदी जी अमित शाह जी को समझनी होगी कि दक्षिण और उत्तर में फर्क है। वहाँ की स्ट्रैटेजी बहुत चेंज होगी, वहाँ की स्ट्रैटेजी के लिए कुछ और ही करना पड़ेगा आपको, अन्नामलाई से पार नहीं पड़ी सर वहाँ की स्ट्रैटेजी के लिए। अब मैं कुछ आंकड़े और कुछ बातें पकड़ देती हूँ, उस पर आप मुझे बताइए। प्राइवेट हॉस्पिटल में डेथ हुई तो पैसे नहीं प्राइवेट हॉस्पिटल को मिलेंगे, एक बहुत बड़ा प्रेशर हो गया प्राइवेट हॉस्पिटल पे। दूसरा, अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में अगर बच्चा पैदा होता है तो उसको मामा वाला वो मिलेगा एक सोने की 1 ग्राम की अंगूठी। फिर आप देखिए कि अभी गांव के बच्चों ने एक वीडियो बनाया कि हमारी सड़क नहीं है, तो वो सड़क बना दी कलेक्टर से कह के 1 दिन के अंदर। प्लास्टिक बॉटल्स आप हटाओगे तो 5 रुपये मिलेंगे। सारी बातें इसलिए हम बता रहे हैं या लोग जानना चाहते हैं कि एक तरफ वो जैसे बात हुई, नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है कि 10 साल में इतने स्कूल बंद हो गए, 90,000 से ज़्यादा स्कूल सरकारी बंद हो गए। वजह उसकी कुछ और है, बर्थ रेट और तमाम तरीके की चीज़ें, और दूसरी तरफ ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। बता दीजिए कितना ब्यूरोक्रेट का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, बता दीजिए आप, ठीक है।
ये लोग प्राइवेट स्कूल में हजारों रुपया ट्यूशन फी दे देंगे, लाखों हो गए सर। लाखों रुपया दे देंगे, लेकिन हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, वहाँ 5 रुपये का फी बढ़ जाए तो हंगामा हो जाता है पूरे साल में। जहाँ आप एक महीना में 20-20 हज़ार रुपया फी दे रहे हैं, जहाँ डीयू में आपको साल में अगर 8,000 रुपया फी लगता है, अगर 8,100 रुपया फी हो जाए तो हंगामा पूरे देश में होने लगता है, भाई डीयू का फी बढ़ गया। एक बात, एक आपको हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम लोग सरकारी स्कूल से पढ़ करके आए हुए, हम उस वैसे स्कूल में पढ़े जहाँ छत भी नहीं था, पेड़ के नीचे पढ़ते थे हम, और वहाँ से दिल्ली यूनिवर्सिटी तक ट्रेवल किए, गाँव से लेकर करके डिस्ट्रिक्ट होते हुए यहाँ तक पहुँचे। अब ये शायद संभव नहीं आज के तारीख में। ये धर्मेंद्र प्रधान क्या बात बोल रही थी, एनईपी एक लाइन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, अब एनटीए की बात बाद में कर लेंगे हम। ठीक है। एनईपी में 4 साल का ग्रेजुएशन कर दिया गया, और अभी देख लीजिए डीयू के प्रिंसिपल एसोसिएशन ये लिख करके दे दिया कि भैया चौथे साल में बच्चे नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे बच्चे, इस पे कौन सोचेगा? 5 या 6 बच्चों के लिए आप लाखों रुपए खर्च कर नहीं सकते हैं। क्यों? कि 4th ईयर करने के बाद उनके पास एमए में एडमिशन की गारंटी नहीं है। बच्चे कहाँ जाएंगे? अभी सैकड़ों बच्चा अभी 1 ईयर कोर्स का, 4th ईयर कोर्स का अभी इस सेशन में, अगर उनका एमए में एडमिशन नहीं हो तो बेकार हो गया, उनका 1 साल बेकार हो गया। बहुत सारे बच्चे इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे सब रेज करें कि मेरा 1 साल जो समय जो है वो खराब हो गया। ठीक है, एनटीए की बात कर रहे हैं, हर चीज आप एनटीए के थ्रू कर रहे हैं, और एनटीए बार बार पेपर लीक हो रहा है, बार बार पेपर लीक हो रहा है, बार बार उनका जो रिजल्ट है रिजल्ट डिले होते जा रहा है। जो ड्यू में एडमिशन 20 दिन पहले हो जाना चाहिए था, 20 दिन लेट से स्टार्ट हो रहा है। एक बात बताना आपसे, तो कोई सिस्टम अगर फेल हो रहा है तो आप उसको ठीक करने में आप असफल हो रहे हैं। आप तीसरे लोग बोला कि धर्मेंद्र प्रधान पे एक प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप रिजाइन कीजिए, जो वांगचुक का जो सोनम वांगचुक का आप हटिया से, क्योंकि 1-2 पेपर लीक नहीं हुआ है, हर बार पेपर लीक हो जा रहा है। तो कोई भी 1993 में यूपीएससी पेपर लीक को लेकर करके हम भी बैठे थे हंगर स्ट्राइक पे, और मैं बता दूं आपको, वोट क्लब पे बैठने वाले 1993 में हम अंतिम व्यक्ति हैं। उसके बाद वोट क्लब पे हंगर स्ट्राइक नहीं हुआ कभी भी। 14 दिन हम भी बैठे थे हंगर स्ट्राइक पे, क्योंकि यूपीएससी में पेपर लीक हो गया था। हमसे तो मिलने कोई सरकारी आदमी नहीं आया था। अच्छा, तो सोनम वांगचुक से कौन चला गया? वही मैं बता रहा हूँ आपसे, तो उसमें कांग्रेस का राजपाट था, और हम भी जब बेहोश हो गया तब जाके हमको आरएमएल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। दूसरा चीज आप देखिए, थलपति भी जैसे सरकारी हॉस्पिटल को अगर बढ़ावा दे रहा है तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। तो क्यों कि सरकारी हॉस्पिटल को अगर आप नहीं इंप्रूव करेंगे, गरीब लोग कहाँ इलाज कराएगा बताइए? प्राइवेट में जा सकता है कोई? जितना भी नेता मंत्री ब्यूरोक्रेट कितना जाता है सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करना है बता दीजिए? कोई नहीं जाता है। सब मंत्री चला जाता है कहाँ? तो मेदांता, कोई जाता है अपोलो में। ठीक है सर, राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस में ट्रॉमा वार्ड में आग लग गई। मैं आपसे बता रहा हूँ, तो जब तक सरकारी हॉस्पिटल का एक जमाना था कि सरकारी जो हॉस्पिटल है इंडिया का बहुत बड़ा नाम था, हम तो पीएमसीएच के बारे में बताएंगे, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, वहाँ के बहुत सारे डॉक्टर एक जमाने में इंग्लैंड चला गया, जाकर के इंग्लैंड का पूरा मेडिकल सिस्टम संभाल लिया, इतना पॉपुलर था। दरभंगा मेडिकल कॉलेज बहुत पॉपुलर था, और जाकर के देख लीजिए इन कॉलेजों का क्या हाल हो गया। सर, वो दरभंगा एम्स का हुआ है ना सर, तरक्की हुई है सर। नहीं, वो एम्स अलग खुला, वो दरभंगा मेडिकल दरवाजा बना है बस सर, दरभंगा मेडिकल कॉलेज अलग है वहाँ। और एम्स की बात कर रही एम्स की मैं बात बोल, मैं बता रहा हूँ। पर सर कुल मिला के बात ये है, मैंने आपको टाइम दिया सर, कुल मिला के मैं एक बात करना चाहती हूँ, क्या ऐसा हो गया है सर, जो हमारे बेसिक राइट है, सड़क पानी बिजली, ये सिर्फ लोकल जो गवर्नमेंट होती है या स्टेट गवर्नमेंट, उन्हीं का इशू है ये अब देश का इशू नहीं है। देश का इशू है आपकी फॉरेन पॉलिसी, देश का इशू है कि ट्रम्प क्या कर रहे हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्या हो रहा है और मलक्का स्ट्रेट में क्या हो रहा है। ये सड़क पानी बिजली ये सब नहीं रहा है, अब वी आर डीलिंग विद लार्जर इश्यूज। मुद्दा तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय बना दे रहे हैं हर मामले पे कि भाई केंद्र सरकार है तो विदेश मामला ही सुलझाएगी, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ अगर उस मोर्चे पे भी सफल होते तो हम लोग तो उसमें भी खुश हो जाते हैं। सर सफल है सर, हर जगह अवार्ड है सर, हर जगह सम्मान है सर। मैं यही तो कह रहा हूँ कि उस मोर्चे पे भी अगर सफल होते तब तो फिर उसमें भी खुशी मनाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया दे रहा है। आप ये बताएं, अभी हम लोगों ने देखा ना विदेश मंत्री जी को कहते हुए कि हमें अचानक से दबाव आता है, ऑन ऑफ हो जाता है कि भाई कब रसिया से तेल लेना है कब नहीं लेना है वो हम तय नहीं कर सकते। तो अगर विदेश नीति में हमारे पास ये स्वतंत्रता भी नहीं है, ईरान सबसे सस्ता तेल ले सकता है वो भी हम नहीं ले सकते। अच्छा राहुल जी, किसको स्वतंत्रता है फिर? भारत को नहीं है आप कह रहे हो, तो और कौन सा देश स्वतंत्र है जो अपनी इच्छा से कर रहा है? बगल में पड़ोसी चीन को देख लीजिए। हम क्यों हमेशा तुलना पाकिस्तान से ही करने जाए? हम हमेशा भारत का तुलना नेपाल से करने के लिए बना हुआ है, बांग्लादेश से करने के लिए बना हुआ है, हम अपनी तुलना चीन से नहीं कर सकते हैं। आप देख लीजिए 28 फरवरी से जब से ये हॉर्मुज का पूरा संकट आया है, आप उनके ऊपर किस प्रकार का दबाव बन पाया है किसी भी मामले पे, तो एक हम लोगों की प्रतिक्रिया किस रूप में रही है उसमें। तो आप विदेश नीति को लेके भी अगर वहाँ पे भी मिलती, और जो आपका सवाल है वो गंभीर मामला है, वो अभी शिक्षा को लेके जो आप बार बार हम लोग सवाल उठा रहे हैं यहाँ पे कि अगर एक संस्था है वहाँ से पेपर बार बार लीक हो जा रहा है, आउट हो जा रहा है,
आखिर उसमें हम सुधार के प्रयास क्यों नहीं करें? क्यों लोगों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ता है? और दूसरी चीज देखिए, एक और ऐड कर दूं कि एनटीए में कोई परमानेंट नहीं है, सारे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस आप एम्प्लॉय को ला कर जिनकी कोई अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं, इसको कौन चेक करेगा भाई? कौन इसको देगा? नहीं तो प्रेम कुमार जी ऐसा भी है क्या, मैं आप तीनों मैं से एक ओपन लाइन सवाल पूरा कर कर रही दूं। हूँ। जैसे अभी हम लोग संस्थागत परिषद को बात कर रहे थे कि वहाँ पे बड़े अच्छे ढंग से अलग अलग सरकारी हॉस्पिटल में सुविधाओं को बढ़ावा दे रहे हैं, तो सोचिए तमिलनाडु में ये घटनाक्रम है, राजस्थान में कौन सी घटनाक्रम घट रही है, वहाँ पे देखिए संस्थागत प्रसव में कितनी बड़ी गंभीर समस्या आ रही है। वहाँ के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में हम लोग देख रहे हैं कि प्रसूताओं की जो है कि वो मृत्यु हो जा रही है। अब आप सोचिए कि कितना मेहनत से सर एक आप सिस्टम अभी ये बात मुख्यमंत्री जी से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि पूरा जिला, हर एक जिला राजस्थान का पानी से कनेक्ट हो गया है, राजस्थान जैसी जगह ना, मैं तो वहां भी वो योजना कर दी, वो ये सारी योजना ईआरसीपी कर दी, अभी यमुना समझौता कर दिया। सर वो तो कहेंगे हमने सब कर दिया। वो ये कहेंगे क्या इस तथ्य को, वो कहेंगे कि आखिर वो नकली दवाइयां, वो इंजेक्शन कहाँ से हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं, उसके ऊपर अब तक क्या कार्रवाई हुई है, अलग अलग हॉस्पिटल से आंकड़े आ रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं, तो ये चीज की जिम्मेवारी कौन लेगा? तो सर आप सोच उसकी के देखिए। जिम्मेदारी तो वो सरकार कहती है, पेरेंट्स तो ने। आप मैं दवाई इसलिए पिलाने इसको से कहा- पहले चेक करें उसको। मैं इसलिए कह रहा हूं कि तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जहां पे कि बहुत पहले उन्होंने 100% संस्थागत प्रसव का लक्ष्य पूरा कर लिया है। उत्तर भारत में वो लक्ष्य आपका कहाँ पूरा हुआ है? ना बिहार में सोचिए कि कब से डबल इंजन की सरकार चल रही है, ना वहाँ आपका पूरा हुआ है, ना उत्तर प्रदेश में पूरा हुआ है, ना आपका हरियाणा में पूरा हुआ है, ना राजस्थान में पूरा हुआ है। आप पूरा उत्तर भारत के मध्य प्रदेश में पूरा नहीं हुआ है वो लक्ष्य आपका। तमिलनाडु में कब का पूरा हुआ पड़ा हुआ है। तो ऐसे स्थिति में वहाँ पे कुछ अच्छा चीज़ हो रहा है। देखिए हम लोग अभी देखिए हम लोग ये भी मान के चलते हैं कि सरकार का कार्यकाल अभी छोटा सा बीता है, वो अभी कई तरह के एक्शन दिख रहे हैं। जैसे कि अब वो भ्रष्टाचार को लेकर प्रेम जी ने जो बात कहा, मैं सहमत हूँ उससे कि आप जनता केवल कोई ये जाए, हम ऑफिस में कहने के लिए जाएं कि नहीं आप मैं रिश्वत नहीं दूंगा क्योंकि मैं तो थलपति का छोटा भाई हूँ, मैं बड़ा भाई हूँ, मैं पुत्र हूँ, तो इसके आधार पे कोई नहीं मानेगा। हमारे पास क्या ऐसा कोई सिस्टम आपने डेवलप किया है कि हम अधिकृत तौर पर शिकायत दर्ज करा दें और उस शिकायत के आधार पर जो है कि कठोर कार्रवाई हो जाए? तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि इसका वो संस्थागत ढांचा, स्ट्रक्चर भविष्य में किस तरह से बना पाते हैं। इन सबका प्रेशर लगेगा क्या? मैं आपसे कुछ और सवाल पूछ रही थी मेरे दिमाग से अभी, लेकिन ये जो ये कहा है कि सिंगापेन स्पेशल पुलिस फोर्स महिलाओं की है, वो शेरनियों के लिए कहा जाता है, सुरक्षा के लिए, जो हम रेप वेप दिन भर पढ़ते हैं। इसके अलावा मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे उनके अगर जो 108 जो विधायक हैं उनमें से 6 पीएचडी हैं, 22 पोस्ट ग्रेजुएट हैं, 8 एमबीबीएस हैं, 5 आईआईटी हैं, इन सब का कोई फर्क पड़ता है सर? या जो एक्सपीरियंस हो, मजबूत हो, बाहुबली हो, वो काम करवाता है? देखिए इसका फर्क इस रूप में पड़ा कि परंपरागत राजनीति को बदल करके जो नए नाम, जो एजुकेशन से जुड़े थे, जो टेक्नोक्रेट्स थे, जो कंप्यूटर से जुड़े थे, उन सबको जनता ने मौका दिया। यानी जनता ने एक परंपरागत चीज़ को बदला है और उसमें थलपति ने का जो डायरेक्शन है उसको चूज़ किया है, इसको मानना। अब है थलपति के सामने ज़्यादा बड़ी चुनौती है कि वो उस सिस्टम की जगह नया सिस्टम खड़ा करे। इसके लिए जो वो प्रयास कर रहे हैं उस प्रयास को हमको ऑब्जर्व करना होगा और उस प्रयास को वेलकम भी किया जाएगा, क्योंकि ये प्रयास बदलाव की इच्छा को लेकर के हैं। और जैसे अभी सर कह रहे थे कि 3 ब्राह्मण को उन्होंने टिकट दिया, आमतौर पर लोग नहीं देते, तो ये एक उदाहरण हमें भी अवसर देता है एक बात कहने का कि कई स्टेट में मुसलमान को ही टिकट नहीं देना है, ऐसा चल रहा है। तो ये ऐसा नहीं कि ये सिर्फ मुसलमान के लिए ही है, ये ब्राह्मण भी मुसलमान हो सकता है पॉलिटिकली, और कोई दूसरी जाति भी हो सकती है, इसका ये उदाहरण है। तो उस चीज को उन्होंने तोड़ा, वहाँ जाति और धर्म से हट करके एक पॉलिटिक्स विकसित करने का प्रयास हुआ। तो इस हिसाब से जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस हो रहे हैं, तो ये डिसीजन चूँकि बहुत शैशवावस्था में है, तो हम उसका बहुत ज़्यादा मूल्यांकन नहीं कर सकते, सिवाय इसके कि ये अप्रिसिएबल है, ये बदलाव की चाहत रखता है और हमें देखना चाहिए कि ये उस दिशा में कितना आगे बढ़ता है। इसीलिए जनता समर्थन कर रही है, उम्मीद के साथ समर्थन कर रही है। सर ऐसा भी है कि सरकार को क्यों प्रेशर हो? कई बार होता है कि भाई अच्छा कर रहा है तो दूसरे भाई को लगता है कि मैं भी अच्छा करूँ। ये वो ब्रदरहुड वाली भावना खत्म हो गई है। केंद्र सरकार के लिए जो कंपैरिजन विजय थलापति का हो गया है, तो सरकार अब आप महिला आरक्षण बिल आ रहा है, ये तो बहुत नेक काम हो गया। महिलाओं को राजनीति में इतने सालों से आना था, नहीं आ पा रहे हैं, तो वो तो बड़े काम कर रहे हैं सर। केंद्र सरकार और बीजेपी के लोग कहते हैं हम तो बड़ा लार्जर एस्पेक्ट देख रहे हैं, और उसके लिए चाहे हम कैसे भी करें, पर महिलाओं को हम आरक्षण दे के रहेंगे, उनको सशक्त बना के रहेंगे, और हो जाएगा सर मानसून सत्र। वेरी गुड अदिति। मतलब ये देश आरक्षण से सिर्फ चलेगा, मेरिट से नहीं चलना है बिल्कुल।
इंदिरा गांधी क्या फीमेल रिजर्वेशन से आई थी वो, या मेरिट से बनी थी प्राइम मिनिस्टर? सर तब से लेकर अब तक दे देते फिर नहीं, 50% मैं बता- या 33% आरक्षण। हाँ बोल, आप अच्छा काम कीजिएगा, चाहे फीमेल हो मेल हो, लोग आपको आगे बढ़ाएंगे। आप ये देखिए अमेरिका कितनी बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया की कितनी डेमोक्रेसी है, आज तक एक भी फीमेल प्रेसिडेंट नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ, रिकॉर्ड है। ट्रंप 2 बार जीते, दोनों बार महिलाओं को हरा करके जीते हैं। और वो उसी वजह से, उसी उसी मैं बता पेट्रियार्की की वजह से। मैं बता रहा हूँ, उसी पे वही मैं बता रहा हूँ। तो आप सिर्फ रिजर्वेशन, हर बात में रिजर्वेशन ला दें, वोट ले जाएं, महिला 50% है उनका सारा वोट है, ये ऐसे कंट्री नहीं चलता है। आप बताइए हिंदुस्तान में कितना परसेंट फीमेल लिटरेट है? मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, मुश्किल से 10%, 12%, उससे ज्यादा नहीं है। आप फीमेल एजुकेशन को पहले बढ़ावा दीजिए, वो जो गांव की गरीब लड़की बैठी हुई है उनको आप सुविधा दीजिए। ये जब पढ़ेंगे, स्कूल बंद हो रहे हैं ना नहीं, वही मैं बता रहा हूँ, वो जब पढ़ेंगी लिखेंगी तो कास्टिज्म भी आपका टूटेगा, जात पात भी टूटेगा, रिलीजन सब बैरियर टूटेगा। आप फीमेल को वहां पे कीजिए ना, आप 10% फीमेल को आप 30% रिजर्वेशन देके क्या करना चाह रहे हैं आप दीजिए रिजर्वेशन। मना मुझे नहीं एक आप बात बताइए, आपने बोलिए। अनशन किया, आपने कहा मैं आरएमएल में, क्या फर्क पड़ गया उससे? नहीं ना यूपीए सरकार को पड़ा, नहीं, फर्क और नहीं ना पड़ा, आज सोनम वांगचुक बैठे हैं इतने बड़े साइंटिस्ट, ठीक है, ना केंद्र को पड़ रहा है, लेकिन क्या फर्क पड़ इतना हल्ला मचा है। 1993 के बाद यूपीएससी में पेपर लीक बंद हो गया। आपने 1993 के बाद पेपर लीक नहीं सुना होगा, क्योंकि हाई कोर्ट में केस फाइल हुआ था, सीबीआई की इंक्वायरी बैठी, सारे पकड़े गए, एक सिस्टम बनाया गया फुल प्रूफ, उसके बाद यूपीएससी में नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं कि सब आदमी चुप बच जाए, आवाज तो उठानी पड़ेगी हम लोग को कहीं ना कहीं से जाकर करके। हम क्या बोले कि आप बाकी जो काम कर रहे हैं, जहां पे आपके ऐसे आरोप लग रहा है कि राम मंदिर में हो रहा है, यहाँ पे करप्शन है, आप उसको नहीं कर रहे, बल्कि आप फीमेल को रिजर्वेशन दे दीजिए, हो गया, सारी चीजें दब जाए। ऐसे नहीं होता है, ये डेमोक्रेसी। जो फीमेल अच्छा काम करेगी, मेल अच्छा, थलपति अगर अच्छा काम करेगा, एक तो सरासर इनजस्टिस है कि उसका कंपेरिजन आप अरविंद केजरीवाल से कीजिए। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल अपने भरोसे चीफ मिनिस्टर नहीं बने, ये अन्ना हजारे का पूंछ पकड़ कर करके झूठ सच बोल कर चीफ मिनिस्टर बनकर 10 साल चला लिए। पर जब वो बने थे सर, तब हाँ, तो उनकी जय जयकार हुई। ठीक है, लेकिन थलपति विजय ऐसे नहीं है। थलपति विजय अपने बलबूते पे आया है, और हम आप बैठे थे स्टूडियो में जिसको काउंटिंग हो रही थी, याद होगा आपको जी बिल्कुल। और सबके लिए हम लोग को सरप्राइजिंग था कि थलपति इतना सीट कहां से, ये तो था कि 10-20 सीट लाएगा, डीएमके फिर से आ रहा है। ये डेमोक्रेसी है, आम जनता सब चीज पहचानती है, हम हो आप हो, सब पढ़े लिखे हैं, आर्टिकुलेटिव हो सकते हैं, मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपुल है ना, वो जोड़ घटाव नहीं करता, एकदम सीधा चलता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड डेमोक्रेसी में। ये ठीक है तो ये ठीक है, वो गलत है तो गलत है। नीतीश कुमार काम तो अच्छा किया, इतना साल कभी करप्शन का आरोप तो नहीं लगा ना, चलाया ना, बिहार चलाया, बिहार में अच्छा हुआ, बहुत सारा इंप्रूवमेंट हुआ, जाकर के हॉस्पिटल का। बिहार एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे बांकीपुर पे आना चाहती हूँ। अब थलापति पे हमने बात करी, लेकिन उससे पहले शायद आप कुछ पॉइंट ऐड। मैं रिजर्वेशन वाले पॉइंट पर बोलना चाहता हूँ कि एक सरकार की ओर से घोषित रिजर्वेशन होता है जिसको हम रिजर्वेशन बोलते हैं, और एक रिजर्वेशन जो चला आ रहा है कि एक ही जाति का आदमी सब जगह आएगा और वो बहुत प्रतिभावान है। भाई ऐसा थोड़े कि एक जाति का आदमी या कुछ जाति का आदमी बहुत प्रतिभावान है, बाकी प्रतिभावान ही नहीं है। भाई हमारे पास दौलत है, हम मेडिकल की सीट ले लेंगे, ये क्या रिजर्वेशन नहीं है? दौलत के दम पर हम मेडिकल के बच्चे को पढ़ा लेंगे, कम पर नंबर लाएगा तब भी ले लेंगे, ये भी तो रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन सिर्फ वो नहीं जो सरकार, तो जहाँ आरक्षण को प्रतिभा से जोड़ देते हैं कि वो आरक्षण मिल रहा है यानी प्रतिभावान नहीं है, वो सारे लोग भी प्रतिभावान नहीं है जो पैसे के दम पर मेडिकल में एडमिशन ले लेते हैं, उस पर तो कोई नहीं बोलता। वो सब अपर कास्ट के लोग होते हैं, धनवान लोग होते हैं। सर फिर ये बात नहीं, निकलेगी बिल्कुल ना सही सर, बोल रहे हैं। तो फिर वो वीवीआईपी आज पैसे देकर वीआईपी कल्चर में मंदिर चले जाओ, फिर टिकट ले लो। तो ये तो कितने चिंतनीय स्थिति है ना कि मंदिर में भी हम पैसा देके अलग से जो है कि हम उस लाइन में भगवान के दरबार में भी हम समानता वो को भी भाव देते रिजर्वेशन हैं। है। बात सही कह रहे है, हैं। वो फिर जाएगी सर जब चुनाव शुरू हुए 1952 के बाद की राजीव जी ने अब कैसे एयरजेट लेकर गए थे अपनी फैमिली के साथ, तो तमाम बातें जाएंगी, सारी बातें आएंगी। लेकिन हमने जो ये बात ये एक्सेप्ट किया वो इसलिए किया, ये बताने के लिए कि हम रिजर्वेशन पॉलिसी का सिर्फ इस आधार पर विरोध ना करें कि रिजर्वेशन प्रतिभा विरोधी है। प्रतिभा विरोधी है बोल के हम रिजर्वेशन को नहीं देखते। रिजर्वेशन समांगता लाने के लिए समाज में, जैसे पानी बॉईल करिएगा तो एक समान आएगा ना, एक समान टेम्परेचर, इसके लिए रिजर्वेशन होता है। वरना
ये रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट ये ही नहीं होता। रिजर्वेशन तो सर इसलिए है ठीक कि है। देश की आधी आबादी को नहीं, मैसेज आना जाए चाहिए। कि और उनकी आधी सुनने आबादी के में लिए। एक बात और जोड़ने की जरूरत है। जैसे बिहार में कई उदाहरण है, बिहार में आप मैट्रिक का रिजल्ट देख लीजिए, लड़कियां ज्यादा पास हो रही हैं लड़कों से। नहीं तो सेंट्रल स्तर है पर ना? सीबीएसई वाले में भी देखिए तो ना, फिर कहाँ सेंट्रल लड़कियां स्तर पर पढ़ी CBSE में भी लिखी देखिए। नहीं है और 10% का सर दावा कर रहे हैं। 10% वाला आंकड़ा सही नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर उनको आगे का मौका नहीं मिल पा रहा है। चलिए सर, अब आप 10वीं बार मुझे ये बता दीजिए, मॉनसून सत्र आ रहा है, 2 सवाल है, क्या डिलिमिटेशन पास हो जाएगा, और दूसरा क्या 20 तारीख को जो सोनम वांगचुक चलो संसद वाला जो एक नारा चल रहा है, उसमें पिछली बार तो भीड़ नहीं आ पाई थी और उसी वजह से उनका ये सारा प्लान जो है अभिषेक का वो बेकार हो गया 10 मिलियन के फॉलोअर्स के साथ। इस बार आप क्या उम्मीद करते हैं? पहले तो आपके प्रथम क्वेश्चन के ऊपर मैं आता हूँ कि देखिए पूरा डिलिमिटेशन को लेके कि क्या सरकार उसको, देखिए सरकार काफ़ी ज़्यादा हम लोग देख रहे हैं, मुझे तो याद है उस समय कि जब झारखंड मुक्ति मोर्चा को उस समय थोड़ी सी सरकार बहुमत में नहीं थी नरसिम्हा राव की और तोड़फोड़ हुआ था, उसको लेके हम लोग कहते थे कि लोकतंत्र के लिए बड़ी ही वो स्याह अंधेरी वाली स्थिति कि विधानसभा में चलिए इस प्रकार की घटना घटती है लेकिन लोकसभा में इस प्रकार की घटना घट रही है। और हम लोगों ने देखा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को एक वोट से गिरते हुए भी देखा हम लोगों ने। लेकिन जिस प्रकार से अभी घटना घट रही है, अभी हम लोग देख रहे हैं कि टीएमसी के टूट को देख रहे हैं कि टीएमसी वहाँ पे टूटती और एक 800 वोट पाने वाली एक पार्टी, उनको अचानक से 20 सांसद मिल जाता है। और फिर हम उद्धव ठाकरे के यहाँ पे भी देख रहे थे महाराष्ट्र में जो स्थितियाँ बनी, तो ये तमाम उथल पुथल वाली स्थितियाँ मची हुई। तो जो अभी हम लोग महिला आरक्षण पर चर्चा कर रहे थे, यानी कि जो पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव से पहले जो सरकार महिला आरक्षण का मामला लेके आई थी, तो उनका मुख्य उद्देश्य उस समय भी महिला आरक्षण था या फिर उसमें भी जो है कि वो डिलिमिटेशन के ऊपर ही फोकस था? क्योंकि अब तो देखिए उन्होंने महिला आरक्षण का मामला भी छोड़ दिया, अब तो खुल के ही बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई हम तो डिलिमिटेशन के लिए जो भी प्रकार की चीजें होंगी वो की जाएंगी। पर सर बड़ा सवाल ये है सर कि मैं फिर ऐड कर दूं, आप पॉलिटिकल रिजर्वेशन दे रहे हैं लेकिन महिलाओं को जॉब में रिजर्वेशन नहीं दे रहे आप। अभी आपने कहा कि रिजर्वेशन नहीं क्यों देना है? मैं बात उसी पर- रिजर्वेशन क्यों देना है? मैं सिर्फ- रिजर्वेशन क्यों? मैं- अभी नहीं तो नहीं कहा। एक सेकंड, आप पॉलिटिकल से बात की, डिलिमिटेशन ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात हो रही है। आप महिलाओं को पहले दीजिए ना, आप रिजर्वेशन जॉब में दीजिए, आप रिजर्वेशन सब में दीजिए 30%, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे अपर कास्ट हो, चाहे लोअर कास्ट, कोई भी हो, वहां आप नहीं दे रहे रिजर्वेशन। लेकिन आपको सरकार बनाना है, इसलिए आप डिलिमिटेशन करके सारी चीजों पर्दा डाल दिए। मेरा ऑब्जेक्शन वहां पे है। पॉलिटिक्स में आएंगी बिहार में नहीं, बिहार में है फीमेल के लिए रिजर्वेशन, पता है कि नहीं आपको? बिहार में है, अलग से क्या हुआ, कर्पूरी ठाकुर अभी क्या किया हुआ है सर। हाँ, नहीं, कर्पूरी सरकार के ठाकुर लिए क्या भी हुआ किया है महिलाओं के लिए सर। कर्पूरी ठाकुर का क्या हुआ, आज का नहीं, पहले क्या है महिलाओं के लिए। तब सेंट्रल गवर्नमेंट लाया ना कि फीमेल भी जो ओबीसी का उसका 30% रिजर्व रहेगा, एससी का 30% रिजर्व रहेगा। सर ओबीसी पे नहीं लीजिए जा रहे अब ना आप। सर, अभी नहीं तो फिर 2011 की हम क्यों करें? मैडम यही तो सवाल हो रही है यहाँ पे कि आप अपने फायदा के हिसाब से रिजर्वेशन का मत लाइए। आप सिर्फ पॉलिटिकल एमपीएल एमएलए बनने से नहीं होता है। आप उनको पहले जॉब दीजिए, आप उनको सुविधा दीजिए हर चीज में। आप सर वो तो कह रहे हैं राजनीति शुरू करेंगे। मुझे आप ये बता दीजिए सर, ये जो सुप्रिया सुले अभी तक जो इंडी गठबंधन के साथ थी या डीएमके जो शायद वॉकआउट कर जाए ऐसा सुनने में आ रहा है, और सुप्रिया सुले कह रही हैं कि अगर 50% इक्वल कर देंगे तो वील थिंक। आपको लगता है सुप्रिया सुले की ये केंद्र में मंत्री पद फाइनल हो गया है? देखिए, जब सुप्रिया सुले की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में शरद पवार जी की चर्चा करना ज़्यादा जरूरी, क्योंकि उनके इन निर्णय से सुप्रिया सुले का निर्णय होना है। नहीं, वो लंबे समय से चाहते थे कि केंद्र की राजनीति में आए सुप्रिया सुले। हाँ, और शरद पवार जिस तरह से पॉलिटिक्स में दरकिनार हुए और एक बार फिर से, चूंकि उनके पास बहुत किस्म की योग्यता है जिनमें जो धन कुबेरों का बैकअप होता है, पुराने संबंध होते हैं, तो उसके आधार पर वो बीती रात देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात किए हैं, उससे पहले एकनाथ शिंदे से भी किए हैं। तो ये एक्टिविटीज़ बता रही है कि वो एनडीए की तरफ जाने वाले हैं। एनडीए की तरफ जाएंगे तो रिप्रेजेंटेशन एक्ट, ये महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन या ये सब तो एक आधार होगा, लेकिन डिसीजन पॉलिटिकल हो चुका है, उसके बहाने चाहे जो हो। अब हम उस पर थोड़ा आते हैं, महिलाओं को देखिए, रिप्रेजेंटेशन में रिजर्वेशन देना, संसद में रिजर्वेशन देना, ये एक बिल्कुल डिफरेंट बात है। और बाबा साहब अम्बेडकर का ये बहुत थॉट है, एकदम आजमाया हुआ थॉट है कि जब आप रिप्रेजेंटेशन में रिजर्वेशन देते हैं तब उसकी जो शक्ति होती है वो वास्तव में बढ़ता है, और तब बढ़ती है और सामाजिक उत्थान भी होता है। हम देखते हैं जैसे मोदी जी के राज में गुजरात में रिप्रेजेंटेशन मुसलमानों का ख़त्म कर दिया गया, तो लोग कई स्टेट में तो टिकट भी नहीं देते। तो क्या वो इस बात से संतोष कर ले कि हाँ नौकरी में हो जाए, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन में रिजर्वेशन या भागीदारी, रिजर्वेशन के
आधार पर हो या किसी आधार, पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करना लोकतंत्र में सबसे ज्यादा जरूरी है। नौकरी तो बाद में होती रहेगी, नौकरी का रिजर्वेशन एक सतत लड़ाई, बाबा साहब का नहीं दे दिया, सतत लड़ाई है। तो बाबा साहब क्यों नहीं फीमेल का रिजर्वेशन दे दिया? एससी का तो ले लिया रिजर्वेशन, एससी एसटी बाबा साहब रहते, फीमेल का क्यों नहीं किया रिजर्वेशन? बाबा साहब रहते, उन्होंने थॉट दिया, थॉट दिया, रिजर्वेशन के ये भी कहा था सर कि रिजर्वेशन एक टाइम के बाद बाबा साहब को प्रधानमंत्री नहीं बने थे ना। बाबा साहब का रिजर्वेशन आया। मैं मुझे खत्म करना है शो सर। बांकीपुर में क्या सिनेरियो लग रहा है? नितिन नवीन जा रहे हैं, कभी किसी की टिकट बनती है, फिर नाम बदल जाता है, ये क्या सिनेरियो है? मेरे दर्शकों को समझा दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। शॉर्ट बता दूं कि आज के जमाने में आम जनता को पढ़ना आसान नहीं है। आम जनता किधर मूव करेगा, कौन जीते कौन, ये बैठ करके हम और आप यहाँ पे लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बार लड़ाई बहुत तगड़ी है और बीजेपी को पसीना बहाना पड़ रहा है बांकीपुर में, और हो सकता है कि 20 साल के अंदर जो रिकॉर्ड है कहीं इस पर टूट न जाए। सर वो पार्टी अध्यक्ष की, मैं बता रहा हूं, प्रेस्टीज की सीट है सर। मैं बता दूं, पार्टी अध्यक्ष में मत जाइए, इनके जो पिता थे नवीन किशोर सिन्हा, वो भी 2 बार जीते, बहुत अच्छे आदमी थे, वो बजाज स्कूटर्स घुमा करते थे, आम आदमी बहुत मिला करते थे, इतना पॉपुलर थे। उसी कारण ये जो है नवीन जो है वहां से कई एक बार वहां से इलेक्शन जीते। क्या नाम है, पहले पटना पश्चिम इसका नाम हुआ करता था, अब इसका नाम हो गया बांकीपुर, ठीक है। लेकिन वह लड़ाई सीधी चल रही है, प्रशांत किशोर वर्सेस बीजेपी, और हमको लगता है कि बीजेपी इस बार थोड़ा टफ सिचुएशन में है बांकीपुर से। और अदिति जी सर एक बात बताओ, मैं तो ये समझना चाहती हूँ, बोलिए। नरेंद्र मोदी अमित शाह जी द्वारा चयनित या एक सहमति से कार्यकर्ता को लेकर आना और उनकी सीट पर उपचुनाव होना और हार जाना बड़ा सवाल होगा सर। इसलिए बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगाएगी, पूरी ताकत, राइट। मुझे तो बांकीपुर सीट पे ये स्थिति नजर आ रही है कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने प्रशांत किशोर जी के जीतने के लिए पूरी तैयारी करके रख दी है वहां पे। नहीं तो अबे उनका अच्छा ये बता दीजिए, एक उम्मीदवार नामांकन दाखिल करता है और आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां बनती है कि उनको आप त्वरित तौर पे उनको नामांकन वापस लेता है, और फिर दूसरा उम्मीदवार जो देश सोच रहा था कि वो कोई एक ऐसा उम्मीदवार आएगा जो सबों को शानदार लगेगा कि मुकाबला एकदम प्रशांत किशोर बनाम बीजेपी का मुकाबला तगड़ा दिखेगा, वो लेकिन वैसी स्थितियां नजर ही नहीं आ रही है। तो वो नवीन वर्सेस प्रशांत किशोर की तरह है ना, ये लड़ाई उस रूप में दिख ही नहीं रही है। प्रशांत किशोर काफी बढ़त के साथ दिखाई दे रहे हैं वहां पे। अदिति जी एक लाइन पर टिप्पणी करता हूं कि बांकीपुर का चुनाव प्रशांत किशोर वर्सेस आरजेडी है, बीजेपी नहीं है फर्स्ट सेकंड में। मैं तो बोला बीजेपी वर्सेस प्रशांत किशोर है, मैं सीधी बात कर दूं। मुझे फिर एक बात बता दीजिए। बोलिए। देखिए परसेप्शन की इस पॉलिटिक्स में ये बात उठ जाएगी कि नीतीश कुमार को हटा दिया, रेपरकशन हो गए, बीजेपी अमित शाह जी नहीं चाहेंगे स्ट्रेटेजिस्ट। दूसरा, राम मंदिर की वजह से सीतामढ़ी भी तो बन रहा है वहाँ, राम मंदिर की वजह से प्रेस्टीज खराब हो गई तो चुनाव हार गए, तो बीजेपी तो अपनी एड़ी चोटी सारे जोर लगाएगी सर। नहीं, जितना भी जोर लगाना लगा ले, लेकिन आम जनता पहले वाली आम जनता नहीं है कि आपके कहने पर अब उसको जो ठीक लगेगा वही करेगा। देखिए यही प्रशांत किशोर है कि पिछला बार इतना सीट लड़े, 2 सीट पे जमानत बची, सारा सीट हार गए, जमानत जब्त हो गई। प्रशांत किशोर की सारी बातें झूठी निकली थी। हाँ बात सुनिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ लोग प्रशांत को नहीं चाह रहे, वो वोटर जो बीजेपी से नाराज होगा वो वोटर जा रहा है प्रशांत किशोर के साथ, जो नाराज होगा बीजेपी। मैं ये बोल रहा हूँ किस बात के लिए नाराज हुआ बीजेपी से, मैं बता रहा हूँ, यूजीसी एक्ट के कारण नाराजगी है, राम मंदिर के कारण नाराजगी है, तिवारी का भी इनकाउंटर हुआ उसके कारण नाराजगी है, बहुत सारा फैक्टर है इस बार। क्योंकि जो बीजेपी का सबसे ज्यादा वोट बैंक था वो अपर कास्ट है, और वो अपर कास्ट कहीं ना कहीं अब इनसे दूर हो रहा है बिहार में। अमित शाह मिले हैं उनसे, योगी आदित्यनाथ जी अमित शाह जी से मिले हैं। सबसे बड़ा राम मंदिर का इम्पैक्ट तो यूपी में होना चाहिए ना, तो दावा है यूपी में जीत रहे। देखिए उसी बात का उत्तर दे रहा हूं कि अगर स्वाभाविक रूप से बीजेपी हार रही है क्योंकि राम मंदिर के कारण उनका वोट बैंक खिसक गया है, या ऐसे यूजीसी के कारण खिसक गया है, या इन कारणों से खिसक गया है, तब तो बीजेपी हर जगह हारेगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये स्वाभाविक तौर पर नहीं है। बीजेपी जानबूझकर प्रशांत किशोर से हार रही है, प्री प्लान तरीके से हार रही है, क्योंकि वो बिहार में आप बोलने दीजिए मुझे, आपने तो बोल लिया ना, क्योंकि वो बिहार में प्रतिपक्ष के तौर पर एक और कॉर्नर खड़ा करना चाहती है ताकि हम आगे से सरकार में लगातार बने रहे, उनके पास चॉइस हो कि इसका साथ ले ले कि उसका साथ ले ले। इस तरह से वो प्रशांत किशोर को जिता रही है। कोई आम कैंडिडेट होता तो ये कांग्रेस सपोर्ट कर दिया प्रशांत किशोर को, कांग्रेस प्रशांत को सपोर्ट कर दिया, आरजेडी को सपोर्ट नहीं किया, जबकि महागठबंधन का पार्ट है। मैं इसमें यही कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की जो ट्रेंड अभी हम लोग देख रहे हैं, अभी आपने महाराष्ट्र में देखा असली शिवसेना नकली शिवसेना, असली एनसीपी नकली एनसीपी से होते हुए तब शरद पवार जो है कि उस खेमे में ही जाने के लिए बाध्य हुए।
उसी तरह से हम लोगों ने पश्चिम बंगाल में देखा, असली टीएमसी कौन है, नकली टीएमसी कौन है, वो चल रहा है वहाँ पे। इन्हें विपक्ष में कोई एकजुट जैसा विपक्ष नहीं चाहिए इन्हें। वहाँ पे आरजेडी की तरफ से एक आरजेडी वहाँ पे काफ़ी अच्छी, जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एकदम शानदार विपक्ष के रूप में है, तो उसके साथ साथ कुछ और विपक्ष के लोग भी दिखे और ये शानदार मौका है अभी प्रशांत किशोर जी को। इससे ज़्यादा उनके चेहरे को चमकाने का इससे बेहतर कोई स्वर्णिम मौका हो ही नहीं सकता है। आप सभी का जुड़ने के लिए इस चर्चा में बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, कुल मिलाकर बात ये है, क्योंकि हमने शुरुआत की थी आपके उन सवालों की कि विजय थलापति जो 1.25 महीने में कर रहे हैं वो क्या है, वो स्टारडम है, शुरुआती ट्रिक है, तमाम तरीके की चीज़ें। कुल मिलाकर बात यह है कि देखिए 1.25 महीने बहुत कम समय होता है किसी भी सरकार के कामकाज का आकलन करने को लेकर, लेकिन विजय थलापति जी आपने जो कुछ भी शुरुआत की है, मैं उम्मीद करती हूं कि आप अरविंद केजरीवाल की तरह तमिलनाडु की जनता को बेवकूफ नहीं बनाएंगे, क्योंकि न सिर्फ तमिलनाडु की जनता, पूरे देश की जनता आपको देख रही है और ये जो उम्मीद और हकीकत के बीच का जो फासला है ना, वो आपको खत्म करना है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि जो झंडा पकड़कर आपने शुरुआत की है वो पूरी देश की जनता आपके साथ खड़ी होगी, लेकिन अभी लंबा सफर तय करना है और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही आप उस सफर को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत कुछ जब हो जाता है तो जनता की उम्मीद आपने जगाई है और उस उम्मीद को बरकरार बनाए रखिएगा। आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार फिर मुलाकात करेंगे किसी और मुद्दे के साथ। मुझे आप अपने सवाल भेजते रहिएगा। नमस्कार।